नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कई ऐतिहासिक लम्हे देखने को मिले और खासकर 10 वर्षों के बाद विधानसभा के जो चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और कल नई सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं, उनकी काबीना भी हम सबके सामने है। कुल मिलाकर क्या एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस लोगों की सरकार से जुड़ी हुई है, और ख़ासकर इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब, जो एमएलए हैं थाना मंडी से, और एक बड़े मार्जिन से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से हराया है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं कि थाना मंडी से आप जनता की आवाज़ बन के उभरे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, शुक्रिया आपका। जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि आपने लगभग 6179 वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया, तो डिस्पाइट जो ऑड आपके सामने थे, आप खुद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रह चुके हैं, और उसके डिस्पाइट दैट कि जनता की पसंद होने के बावजूद आपको मैंडेट नहीं मिला, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप मैदान में उतरे, फतेह आपने हासिल की है। कुल मिलाकर जो आपकी कर्म भूमि है, जो आपका एरिया है, किस तरह से इन इलेक्शंस को देखते हैं, और खासकर थाना मंडी की अगर बात करें, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे ऐसा भी नहीं है कि मैंडेट नहीं मिला, अलाइंस हुआ जी। अलाइंस में वो सीट जो थी, अब पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी, शबीर साहब को चली गई, तो वो चली गई कांग्रेस को। मैं हालांकि रिलक्टेंट था, कोई ज़रूरी भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ता। जब मैंने लोगों का रवैया देखा तो लोग बड़े गुस्से में थे और जज्बाती भी थे। लोग कहते थे कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने लोगों की उस ख्वाहिश को और उस जो उनकी कमिटमेंट थी, मैंने उसको ऑनर किया, मैंने उसकी इज़्ज़त की, और लोगों के कहने पे मैं मैदान में उतर गया। पहले शुरू में ही लोगों का जो जज्बा था कि भाई हम एवं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, जो जुड़े हुए पिछले 40 साल 50 साल से थे, उनको भी बहुत दुख हुआ, वो रोए लोग। एक पब्लिक मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वर्चुअली बहुत रोए। उन्होंने कहा कि भाई पिछले 40 साल के बाद हमें अपनी पसंद का कैंडिडेट मिला था, लेकिन अलायंस की वजह से पार्टी ने उनको मैंडेट नहीं दिया, लिहाजा हम अब इनको इलेक्शन लड़ाएंगे। तो ये एक समझ लो कि मैंने लोगों की राय की कदर की। जनरल पब्लिक की ये ओपिनियन यही थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो मैंने कहा भाई, ये वो कहते हैं कि वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। वेरी ट्रू। तो मैंने सोचा ये खुदा की मर्ज़ी यही है, और जब ये लोग इतनी तादाद में मुझको कह रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। है, ऑड्स थे, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मेरे ख़िलाफ़ थी, पैसे का बहाव इस कदर था कि बीजेपी वालों के पास पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। वोट ख़रीदने की भी कोशिश की गई, लेकिन थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमें कोई ख़रीद नहीं सकता, हमारे ज़मीर को कोई ख़रीद नहीं सकता। मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ, थाना मंडी की उस आवाम को, कि जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि हम पैसे पर बिकने वाले नहीं, हम पैसे की इवज़ में वोट नहीं दे सकते, हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने लोगों को कहा था, मैंने कहा ये आप लोगों का पैसा है, इन्होंने जमा करके रखा है, पैसा ले लो इनसे, वोट नहीं देना। तो वही किया लोगों ने पैसे ले लिए इनसे, करोड़ों रुपया इन्होंने खर्चा है। एक नाइट में 1 करोड़ रुपया खर्चा, एक रात में, सिर्फ थाना मंडी में। लोगों ने पैसे खूब खाए इनसे। कि मैंने एक तकरीर में कहा था, मैंने कहा ये आप ही लोगों का पैसा, आवाम का पैसा है, इन्होंने इलेक्शनों के लिए आप ही से लूट के जमा करके रखा है, पैसे खाओ इनके, लेकिन वोट नहीं देना इनको। वही किया लोगों। सर, एक चीज़ और भी आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इन इलेक्शन से पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, लोगों ने प्यार दिया, और आज आप उनके नेतृत्व करके सामने आ रहे हैं। जब आपने अपना पर्चा भरा था, तब आपने कहा था कि मेरे जहन में थाना मंडी को लेकर एक रोड मैप है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, उस विजन के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, थाना मंडी एक नई कंस्टिट्यूंसी बनी है, जिसमें 2 पार्ट पहले ही जो थे मेरी कंस्टिट्यूंसी के थे, जिनमें मैंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ था।
और एक पार्ट जो एक रिज जो है दरहाल का वो नया लगा है उसके साथ। मुझे हर जगह से वोट मिला, दरहाल से भी मिला, थाना मंडी से मिला, मंजाकोट से मिला। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ के हर गली कूचे में, हर चोटी पे, हर पहाड़ी पे, हर मैदान पे, हर जगह मैं पहुँचा हूँ। मैं पहले से इन टच हूँ। मुझे वहाँ के मसाइल का भी पता है। बहुत सारे मसाइल हैं। बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मैं एज लेजिस्लेटर जो मुझसे कंट्रीब्यूशन हो पाएगी मैं वो भी करूँगा। दीगर जो तामीर और तरक्की का मसला है, ये भाई इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट को कहा कि भाई यहाँ कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन है, लेकिन है नहीं, ग्राउंड पे है नहीं। हमारी वो जो स्कीम है वाटर सप्लाई की, जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन कंप्लीटली फ्लॉप हो गई है। डिफेक्ट है वहाँ पे। डिफंक्ट क्या कि जहाँ जहाँ भी वो बोरवेल निकले हैं वो पानी निकला ही नहीं। जो निकला है वो भी ख़त्म हो गया, खुश्क हो गया। अभी तक पानी किसी को मिला नहीं, लेकिन स्कीम्स कंप्लीशन हो गई है। मैं उसमें कोशिश करूँगा कि भाई वो स्कीम अगर ऑपरेशनल नहीं हो सकती हैं, जहाँ पानी नहीं निकल सकता है, डगवेल से, वेल से पानी नहीं निकलता है, तो उसका अल्टरनेट क्या है। अब ये कागजी कार्रवाई करके आप एक रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई था नहीं, असेंबली थी नहीं, उन सवालात को किसी ने उठाया नहीं, तो जल जीवन मिशन मेरी कंस्टिट्यूंसी में, मैं बाकी का तो मुझे पता नहीं, कंप्लीटली फ्लॉप हो गया है। उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने अरबों खरबों रुपया खर्च दिया है, लेकिन जो अल्टीमेट रिज़ल्ट था उसका वो ज़ीरो है। तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा। दीगर रोड कनेक्टिविटी हमारे वहाँ बहुत बुरी हालत है। अगर आप थन्ना मंडी रोड की हालत देख लोगे, जहाँ म्यूनसिपलिटी के बिल्कुल पास में से, वहाँ से घोड़ा नहीं निकल सकता है। गाड़ी तो गाड़ी रही, घोड़े को निकलने में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर कभी आपको वक्त मिले, कभी उस थन्ना मंडी रोड पे जाना और थन्ना मंडी मार्केट में चले जाना। हमारा एक एरिया है कलाली, एक ककोड़ा की रोड अभी कुछ अर्सा पहले बनी है, तो वो एक रोड चल रही है, लेकिन उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी बुरी हालत है। कलाली वाली रोड में आप घोड़ा नहीं लेके जा सकते। अरबों खरबों रुपया खर्च दिया, लेकिन रोड की बहुत बुरी हालत है। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, लेकिन जो आप तस्वीर बता रहे हैं, इन 6 सालों में अगर बात करें, वर्ष 2015 के बाद, 2019 के बाद, 5 अगस्त के बाद, धारा 370 हटने के बाद विकास की बातें की जा रही है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन लग रहा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो विकास नहीं पहुँचा है। कहीं चांद पे हुआ हो तो मैं जाके देखूंगा, ज़मीन पे तो विकास हुआ नहीं। और उसकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा आपको है, क्योंकि जितना आप लोगों से ज़मीनी सतह पर जुड़े होते हैं मीडिया वाले लोग, उतना कोई नहीं होता है। हमारे वहाँ तो तामीर और तरक्की का फुकदान रहा पिछले 5 सालों में। और सबसे बड़ा जो मेरा टारगेट होगा, मैं कोशिश करूँगा कि असेंबली में एक रेजोल्यूशन मूव किया जाए कि हमारी स्टेट पहले वापस करो। हालांकि 5 अगस्त के जो भी फैसले थे, हम उसके डेडली अगेंस्ट हैं, लेकिन इस सरकार से आप अगर ये कहोगे कि आपका स्पेशल स्टेटस वापस होगा, तो वो दीवार के साथ सर फोड़ने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम स्टेटहुड जो है वो तो एक कॉमन काज है। और मुझे लगता है, व्हाट आई फोरसी, कि बहुत जल्द अगर ये स्टेट वापस नहीं होती है तो विदिन 6 मंथ यहाँ एक जन आंदोलन शुरू होगा। और ये याद रखना, ये चिंगारी जम्मू से फूटेगी, पूरे जम्मू कश्मीर को लपेट में ले लेगी। पिछली बार भी जब हमने बात की थी, आपने ये कहा था एक जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर सकती है अगर लोगों के हाथ और खासकर स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिल सके। सर, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, रोड्स की आपने यहाँ पर बात की, पानी की अगर बात करी, एक बुनियादी इशू हेल्थ सर्विसेज की अगर बात करें तो वहाँ पूरा निज़ाम धर्म भरम है, रेफरल वहाँ पे जीएमसी राजौरी आंखें बंद कर की जा रही है, क्या कहेंगे? बहुत बुरी हालत है हॉस्पिटल्स की ना। मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में कभी पेशेंट्स को देखने गया हूँ पिछले 2-3 महीने पहले। भाई मैंने जो उसकी हालत देखी, मुझे नहीं लगता है कि वेटरनरी में जहाँ डंगरों को भी ट्रीट किया जाता होगा ना, भैंसों को ट्रीट किया जाता होगा, उसकी भी इतनी बुरी हालत हो सकती है।
मैं वहाँ जब मैं आप तो आजकल तो मुझे पता नहीं, मैं 2 महीने पहले वहाँ लिफ्ट सिस्टम डिफंक्ट पड़ा है, पेशेंट परेशान है और इस किस्म की गंदगी वहाँ फैली है। हर हॉस्पिटल में मशीनरी अगर है तो ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। जहाँ आपके दूर दराज के इलाकों में जितने हॉस्पिटल हैं कोई डॉक्टर नहीं है। सब डॉक्टर जो हैं वो सिफारिशी और सिटीज़ में आकर बैठ के हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि भाई फिर पेरिफेरी में, गांव में, दूर दराज इलाकों में आप हॉस्पिटल किस लिए बनाते हो? जब आप डॉक्टर नहीं भेजते तो बिल्डिंग को देख के तो किसी का इलाज होगा नहीं, बिल्डिंग देखने से शिफा तो मिलेगी नहीं। डॉक्टर नहीं बैठा पा रहे हैं आप। गवर्नमेंट तो कम्प्लीटली, अरे भाई सेक्रेटरीट में बैठकर कागज़ों पे गवर्नमेंट नहीं चलती है। गवर्नमेंट इलाके में जाकर खुद देखकर असेस करके उनको क्या रिक्वायरमेंट है। तो पिछले 5 सालों में तो हमने सेक्रेटरीट में बैठकर कागज़ों पे सरकार चलाई है ना। कागज़ों पे सरकार नहीं चलती है। सरकार लोग को जाकर पूछना है तुम्हें क्या तकलीफ़ है और फिर उसका मदावा करना है। तो हमने पिछले 5 सालों में तो यही देखा। अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। खुशी की बात यह है कि जम्मू वालों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, कैबिनेट बर्थ मिला है। 3 मिनिस्ट्रियाँ मेरे ख्याल में जम्मू को मिली हैं, 3 मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये लोग जो हैं, ये पूरे सिस्टम जो डिरेल्ड सिस्टम है उसको वापस अपने ट्रैक पर लाएंगे। यहाँ से अगर आगे की बात करें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार एक विजन लेकर चलेंगे? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ आपकी अपने लोगों के लिए क्या रहेगी? देखिए, शॉर्ट टर्म तो जाहिर सी बात है, लीडर का ये विज़न होता ही नहीं है। नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियन देखता है, लीडर जो है वो 100 साल बाद देखता है। जी, मेरी कोशिश ये होगी कि लॉन्ग टर्म 2-3 चीज़ें जो मेरे जहन में हैं इलाके की, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए फ़ाइट करना मेरा, समझ लो कि भाई मैन जो मेरा इलेक्शन का मुद्दा रहा है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो यही रहा है कि मैं स्पेशल स्टेटस के लिए भी लड़ूंगा, लेकिन पहले मैं स्टेट की वापसी के लिए लड़ूंगा। जब तक स्टेट की वापसी नहीं होती, हम लोगों के दुख दर्द को मुदावा नहीं कर सकते, हम उनकी मरहम पट्टी भी नहीं कर सकते जब तक कि हमारी स्टेट रिस्टोर नहीं होती है। फिर स्पेशल स्टेटस जो खासकर हमको, जो यहाँ नौकरियों की प्रोटेक्शन थी और ज़मीनों की प्रोटेक्शन थी, जब तक कि वो वापस नहीं आती, और वो कोई नई चीज़ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं आप कह सकते हैं कि ये स्वी जेनरस है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है। आप अगर आर्टिकल 371 को देखेंगे तो उससे ज़्यादा मुराद तकरीबन 10-15 रियासतों को हमारे ही मुल्क के आइन ने दी हैं। हम भी चाहते हैं कि वो प्रोटेक्शन हमें भी मिले। अगर गुजराती ये कह सकता है कि गुजरात इज़ मेंट फॉर गुजरातीज़ ओनली, महाराष्ट्रियन ये कह सकता है, तो जम्मू कश्मीर के लोग, डोगरा ये क्यों नहीं कह सकता, कश्मीरी ये क्यों नहीं कह सकता कि जम्मू कश्मीर में पहला हक हमारा है? और ये क्यों फिर उसको एंटी नेशनल मानना शुरू हो जाएंगे आप, कि जो ये कहेगा कि मेरे बच्चों का फ्यूचर आप प्रोटेक्ट करो। अब देखिए, पिछले 5-6 सालों में मुझे नहीं लगता है कि जम्मू का, मैं कहता हूँ कश्मीर को छोड़ दो आप, जम्मू का कोई बच्चा टीचर लगा, कोई टीचर की लिस्ट निकली, कोई पटवारी बना, कोई लेक्चरर बना। अरे भाई, सारा सिस्टम जिस तरह एज इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम एन इनर्शिया, कि एक स्टैंड स्टिल है पूरा सिस्टम। और हमारे यहाँ जम्मू में, कश्मीर में तो चलो फिर भी फ्रूट इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है। अरे भाई, जम्मू वाले का तो डिपेंडेंट ही गवर्नमेंट नौकरी पे है। रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जम्मू, प्लेन या हिल्स, हमारा कंप्लीट डिपेंडेंस जो है वो जॉब पे है। कोई बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ नहीं है। देखो, जम्मू शहर में थोड़ा सा लोगों को बिज़नेस, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी गवर्नमेंट से भी कि जो दरबार मूव इन्होंने स्टॉप किया है, दरबार मूव दोबारा से शुरू किया जाए, ताकि जम्मू के जो बिज़नेस है इसको बूस्ट मिले। आप खुद अंदाज़ा कर रहे होंगे कि पिछले 2-3 सालों में कितना फ़र्क पड़ गया है। हमारे जो दुकानदार हैं यहाँ पुरानी मंडी के, रघुनाथ बाज़ार के, वो बहुत परेशान हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, आपके माध्यम से, कि दोबारा शुरू किया जाए। अब वो चीज़ रही नहीं भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए जो फाइलें आप ट्रक भरते थे वो खर्चा नहीं है, आप तो सॉफ्ट कापी, फाइलिंग का ज़माना, ई-फाइलिंग का ज़माना है। आपने पेन ड्राइव लाना है, कंप्यूटर में लगाना है, फाइलें सारी वहीं पड़ी हैं आपकी। तो लिहाजा उससे इकनॉमिक बूस्ट मिलेगा जम्मू को।
दीगर हमारे पास तो कोई न टूरिज़्म इंडस्ट्री है। जब से ये रेल जो है डायरेक्ट कटरा चली गई तो उससे जम्मू के बिजनेसमैन को बेचारे को वैसे ही मंदा है, और ऊपर से आपने जब सेक्रेटरीट की मूव बंद कर दी उससे नुकसान जम्मू को हुआ, हम लोगों को नुकसान हुआ, हमारे यहाँ इकानमी जो थी वो शटर हो गई। लेकिन फिर भी हमने लोगों के दिलों में, इस बार भी मैंने देखा कि जम्मू के लोग दे वर स्वेड बाई सेंटिमेंट्स। अरे भाई सेंटिमेंट ठीक है, आप अपना हक छोड़ सकते हैं, आपको ये इख्तियार है कि मैं ये चीज़ डिमांड नहीं करूँगा, लेकिन आपको किसने ये हक दिया कि तुम अपने बच्चों का हक भी छीन कर सरेंडर कर दो। हमारे जम्मू के लोगों ने तो अपने बच्चों का हक भी सरेंडर कर दिया और कहा नहीं हमें बीजेपी चाहिए, बच्चों का हक मिले या ना मिले हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अपना हक छोड़ सकते हो, आपको इख्तियार है, भाई मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन आपको किसने ये हक दिया कि आप अपने बच्चों का इख्तियार भी छोड़ दो, जब बच्चों की जो प्रोटेक्शन है उसको भी आप छोड़ दो। अरे आपके बच्चे क्या कहेंगे जब वो अनएम्प्लॉयड, वो रेडी चलाएंगे, एमए करके पीएचडी करके वो रेडी चलाएंगे, यहाँ रेडी भी नहीं आपको चलाने देगा कोई, कुछ अर्सा के बाद यहाँ रेडी चलाने वाले सब बाहर के होंगे। तो ये प्रोटेक्शंस जो थी ये हमारे लिए थी, कि जम्मू के लोगों के लिए। बिल्कुल सर, एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, पीर पंचाल रीजन की अगर बात करें, चौधरी जुल्फ़िकार के एक नए स्वर सामने आए हैं कि राजौरी पुंछ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने सुना तो नहीं उनको, पर ये इनडायरेक्टली मैंने सुना है, पता नहीं उनके जहन में क्या होगा। जुल्फ़िकार साहब बहुत ही समझे हुए सियासतदान हैं, हमें केंद्र शासित मुझे तो नहीं लगता है कि वो हमारे हित में है। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड रहे, हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि नहीं राजौरी पुंछ अलग हो जाए। हाँ ठीक है, आप रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, रीजन उसको डिक्लेयर करके कोई ऑटोनॉमस काउंसिल बना दो, हिल काउंसिल जिस तरह लद्दाख के लिए थी, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो परमिसिबल है, आप चनाब वैली के लिए अलग काउंसिल बना दें। उसकी डिमांड तो मैं भी करूँगा कि भाई एक अलग जो है वो रीजनल काउंसिल होनी चाहिए जो ऑटोनॉमस हो, जो तामीर और तरक्की इलाके की करे। बाकी यूनियन टेरिटरी अगर आप भाई पहले ही आपने हमारे जम्मू कश्मीर को तकसीम कर दिया, आपने उस जम्मू कश्मीर को जो महाराजा ने बड़ी मेहनत से उसको बिल्ड किया था, पहले कुछ एरिया चाइना के पास है, अभी पिछले कुछ साल पहले चाइना ने और ले लिया हमसे, कुछ एरिया जो पीओके की शक्ल में पाकिस्तान के पास है। हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ तक था, अक्साई चिन, और कहाँ पीओके गिलगित बल्चिस्तान तक। तो ये कोई ओवरनाइट नहीं बना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद एक इतनी बड़ी मुल्क जो वजूद में आया, फिर इलाहाक हुआ, हमारी रियासत बनी, और उसको फिर फर्दर आपने उसको काट के लद्दाख को अलग कर दिया। तो ये मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस हक में है कि हम लोग राजौरी पुंछ जो है वो अलग कोई डिमांड करें। विद इन जम्मू रीजन हम लोग अलग प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, बट वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द जम्मू, हम जम्मू से अलग नहीं चाहते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन दायर की गई है कश्मीर के 2 एकेडमिशियन और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से कि जो स्टेट्यूट का दर्जा है वापस बहाल किया जाए। देखिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, उसमें मैं भी सोच रहा हूँ, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट लायर भी हूँ जी, और मैं पिटीशन जो 370 की पिटीशन थी उसमें पिटिशनर भी था, एज लॉयर भी रहा हूँ, परस्यू करता रहा हूँ। मैं भी उसमें एक सोच रहा हूँ विद इन डेज, बट मेरी एक अलग पिटीशन होगी, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। उन्होंने भी ठीक किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन जो था ये आंसर ही नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि अटार्नी जनरल उस वक़्त के जो थे वेणुगोपाल साहब और तुषार मेहता जी जो सॉलिसिटर जनरल हैं, मैं वहीं था उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि बहुत जल्द हम रियासत को वापस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, कि क्या आर्टिकल 356 क्लास 1 के ऑपरेशन के दौरान, कि जब आर्टिकल 356 ऑपरेशन में है, क्या आप किसी रियासत को इस तरह ख़त्म कर सकते हैं, और क्या ये पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो रियासत जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक़्त
वो इंडिपेंडेंट एक रियासत थी, क्या उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा सकते हैं, आप ग्लोब से हटा सकते हैं, नक्शे से हटा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसका इख्तियार देता है कि पार्लियामेंट आफ्टर सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट कुछ हिस्से को काट के उसको यूनियन टेरिटरी बना सकता है या कुछ हिस्से को उसके साथ मिला सकता है। लेकिन हमारी प्ली ये थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप किसी भी रियासत को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, यानी उसका नाम ही ख़त्म नहीं कर सकते कि ये स्टेट ही नहीं रही। तो ये फेडरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। इट गोज़ अगेंस्ट द वेरी बेसिक टेनेट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर विच वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर अभी कोई फैसला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट दी है कि हम बहुत जल्द उसको वापस कर रहे हैं। उस फैसले को भी आए हुए 11 महीने हो गए हैं, तो अभी तक स्टेट वापस नहीं आई है। तो उन्होंने अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, बहुत अच्छा किया। सर बिल्कुल, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, घर वापसी आपकी हो चुकी है, ओवरऑल जो सरकार इस वक्त बनी है किस नज़रिए से जम्मू और कश्मीर को के लोगों की एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस को एड्रेस करने का प्रयास देखिए, मेरी अभी घर वापसी तो नहीं हुई है, मैंने सपोर्ट की है, कोई ऐसी घर वापसी की बात तो है नहीं। उम्मीद है हमें। आई एम स्टिल इंडिपेंडेंट, वो मैं लोगों को पूछूंगा जाके, पहले मैं अपने इलाके के लोगों को पूछूंगा। बहरहाल एक बड़ी खुशआइन बात ये है कि जो कैबिनेट बनी है बड़ी बैलेंस्ड है, जिसमें जम्मू के इंटरेस्ट को भी देखा गया और कश्मीर के इंटरेस्ट को भी देखा गया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरकार है, जिनके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनको जम्मू से कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने जम्मू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, एक कैबिनेट मिनिस्टर, 2 कैबिनेट मिनिस्टर दिए। तो ये एक खुशआइन बात है कि हम मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ये जो वेज क्रिएट किया गया था, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किसने क्रिएट किया है, जम्मू और कश्मीर का ये वेज, अब मुझे लगता है कि इट विल बी ब्रिज्ड। सर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपना वैल्यूबल समय, डिस्पाइट आप श्रीनगर से आए हैं, समय की सीमा है, थके हुए हैं, लेकिन आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।